हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जो ये यूपी कैट का एग्जाम हो रहा है, स्पेशली ये नेक्स्ट मंथ होने वाला है आपका, और इस एग्जाम में जो है अलग अलग ग्रुप्स के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस चैनल पर, टेसी पॉइंट चैनल पर जो है यूपी कैडेट के प्रैक्टिस सेशन लाए जा रहे हैं। ये उसका पार्ट तीसरा है जिसमें हम टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है स्पेशली पीएजी और पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। तो बाकी पीसीएम वालों के लिए इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो पीएजी और पीसीबी ग्रुप के हैं वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं। बाकी अगर चैनल हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। और ये लेक्चर जो है बाइलिंगुअल है, तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के दोनों छात्र जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की थी, आपको उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है मेंडल, सेकंड ऑप्शन स्ट्रॉसबर्गर, ये नवासिन और डार्विन। ये चार साइंटिस्ट दिए गए थे। तो बात करें यहाँ पर राइट आंसर की दोस्तों, तो जो डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो नवासिन ने दिया था। ठीक है, किसने की थी खोज इसकी, सर्गेई नवासिन ने। इनका पूरा नाम दे रखा है हमने। और ये खोज करी थी इन्होंने 1898 में। अब बात करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो जो मतलब हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में, कि एक शुक्राणु जो होता है, मतलब एक पॉलिन समझ सकते हैं यहाँ पर, जो एक पॉलिन होगा वो एग सेल से मिलके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और जो दूसरा धानी कोशिका से मिलके दूसरा पॉलिन जो होगा वो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमें दो बार देखने को मिली। जो फर्स्ट टाइम हुई थी वो क्या हुआ था कि जो भी हमारी पॉलिन सेल रहेगी, ठीक है, ये एग सेल से मिलके क्या बनाती है, एम्ब्रियो बनाती है। और जो सेकंड प्रोसेस होती है कि ये जो पॉलन सेल या पॉलन न्यूक्लियाई बोल रहे हैं इसको, ठीक है, इसको भी पॉलन न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। अब ये किसके साथ क्रिया करके, जो ये धानी कोशिका है यहाँ पे, ठीक है, जो धानी कोशिका है इसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, भ्रूण पोष बनाता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस जो है इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ और एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर हुई। तो ये दो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक साथ हो जाती हैं, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारा एक फ्लावर दे रखा है। यहाँ पर जो ये मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, स्टेमिन, इनमें जो एंथर है, एक फिलामेंट है। तो एंथर वाला हिस्सा ये होता है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट्स है। एंथर में क्या होते हैं, ये एंथर में पॉलन सैक्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो इनको हिंदी में परागकण बोलते हैं। अब ये परागकण क्या होते हैं, ये उड़ के या किसी दूसरे माध्यम से, हवा से, जल से, कैसे भी, पक्षियों के माध्यम से, ये जो है, जो इसका फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, उसका जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, मतलब यहाँ पर स्टिग्मा रहती है, ये स्टाइल है। तो यहीं पर पॉलन जब इस पर गिरते हैं तो एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन से क्या होता है कि जो पॉलन में इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। और ये पूरा मतलब यहाँ पर ओवरी आप देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर जाके फिर ये रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई जो रहेगा, ठीक है, और जो ये स्पर्म सेल आ रही है, ये यहाँ पर एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। और दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे जो है, ये जो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे धानी कोशिका, उसके साथ क्रिएट करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहाँ पर दो चीजें, दो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। एक तो एग सेल के साथ, ठीक है, जिससे एम्ब्रियो बना हमारा, एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियो आगे चल के सीड बनाता है, ठीक है। और ये भ्रूण पोष में क्या, ये फूड स्टोर करता है। और ये जो है 3n होता है, और ये जो हमारा ये एम्ब्रियो बनता है ये 2n होता है। तो ये दो तीन चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब इसका लेक्चर करवाएंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। तो यहाँ पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रोसेस होती है उसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, स्पेशली किन में, दलहनी फसलों में, ठीक है। जो दलहनी फसलें हैं उनमें जो प्रोसेस होती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, ठीक है, तो उनकी बात यहाँ पर पूछी गई। तो एंजाइम यहाँ पर दिया गया नाइट्रोजनेज, अमाइलेज, कैटालेज और प्रोटीएज। तो ये चार एंजाइम्स दे रखे हैं। तो स्पेशली पूछा गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पर बता दें तो इसके लिए होती है नाइट्रोजनस जो एंजाइम होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सोल्यूशन में हमने दे रखा है कि जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है वो फलियों वाले पौधे स्पेशली जो लोग लेग्यूम्स होते हैं उनकी जड़ ग्रंथियों में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, सॉइल में इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में सहायक होता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर अमोनिया को नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये बैक्टीरिया यहाँ पे काम करते हैं, बाद में ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं। स्पेशली हम यहाँ पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने आए तो उनके कॉन्सेप्ट को बेहतर समझेंगे। तो नाइट्रोजनेज ने क्या किया दोस्तों, नाइट्रोजनेज ने क्या किया कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया। ठीक है, जो आपकी नाइट्रोजन रही होगी इससे क्या बनाया, अमोनिया बनाया। और फिर जब अमोनिया से क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा NO2 नेगेटिव, तो ये बनाता है आपका नाइट्रोजनेज, इसको नाइट्रोसोमोनास बनाता है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास बनाता है इसको, नाइट्रोसोमोनास इसको कन्वर्ट करेगा। और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा NO3 नेगेटिव, तो ये नाइट्रोबैक्टर करेगा। तो ये तीन, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली एंजाइम पूछा गया था तो वो नाइट्रोजनेज होगा। बाकी पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है, वो आप समझ सकते हैं। और जस्ट इसके जो रिवर्स में प्रोसेस होती है उसको डिनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये थी नाइट्रिफिकेशन और इसके जो अपोजिट में रिएक्शन होती है उसको हम डिनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, तो आप वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेंज एनाटॉमी इज एसोसिएटेड विद। तो जो क्रेंज शरीर रचना होती है वो किससे संबंधित है, किन पौधों से संबंधित है, वो पूछा गया है। ऑप्शन में C3 प्लांट्स, कैम प्लांट्स, C4 प्लांट्स और ब्रायोफाइट्स, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो क्रेंज टाइप एनाटॉमी होती है दोस्तों, ये C4 प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है वो जो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर C ऑप्शन राइट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रेंज एनाटॉमी है C4 पौधों में पाई जाती है। इसमें जाइलम और फ्लोएम की परत के चारों ओर एक वलयाकार परत रेत लाइक रिंग पाई जाती है जो पर्णकणिकाओं को घेरती है, जैसे गन्ना और मक्का में पाई जाती है। और यह पोषणी ऊतक बंडल शीत सेल से घिरी हुई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्रेंज टाइप एनाटॉमी बना लेता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अपर एपिडर्मिस का पार्ट है, ये मीजोफिल सेल्स हैं जो ये वाली हैं, और मीजोफिल सेल्स के अंदर यहाँ पर ये बंडल शीत आपको देखने को मिल रहे होंगे। और लास्ट में ये वेंस जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम फ्लोएम, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। तो यहाँ पर ये क्या स्ट्रोमा पाया जा रहा है, तो स्टोमेटा। तो ये चीजें हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये C4 प्लांट्स में स्पेशली जो पूछा जाता है, एक तो क्रेंज एनाटॉमी डायरेक्ट पूछ लेंगे किस में पाया जाता है। ठीक है, बेसिक से ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो वो भी मैं आपको बता दे रहे हैं। तो क्रेंज एनाटॉमी C4 में पाई जाती है और C4 के एग्जाम्पल्स, आपको बस ये तीन चीजें याद रखनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेफिशिएंसी सिम्पटम वेप्टेल अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वेप्टेल, वो मुझे किस तत्व की कमी से होता है। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन में है जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम और आयरन, ये चार ऑप्शन है। तो दोस्तों जो वेप्टेल रहता है ये कॉलीफ्लावर का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मोलिब्डेनम की वजह से देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में भी, यहाँ पर ये देखो इस तरह से लीफ जो होती हैं उसकी अफेक्टेड हो जाती हैं इसकी कमी से। और वेप्टेल क्या है, मोलिब्डेनम की कमी से होता है। यह लक्षण पत्तियों के विकृत और लंबे होने से पहचाना जाता है। इसमें जो इनका आकार रहता है वो बदल जाता है। और इसमें क्या है कि मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का अवयव है जो नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो फिलहाल जो आपको याद रखना है, तो पहला तो ये तत्व याद रखना है, इसका नाम मोलिब्डेनम रखना है। और इसमें होता क्या है कि पत्तियां जो है विकृत हो जाती हैं और लंबी होने लगती हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो इनका साइज आपको कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, वो सूख भी रही है, मतलब इनका साइज जो है प्रॉपर नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन में। तो ये कौन सी कंडीशन है यहाँ पर दोस्तों, वो है वेप्टेल, टेल की तरह ये मतलब बन रहा है आकार इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट्स। तो कौन सा हार्मोन ऐसा है पौधों का जो उन्हें मतलब स्ट्रेस को इनहेंस करता है, तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वो पूछा गया है। ऑप्शन में यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन में ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और जिब्रेलिन है, ये चार ऑप्शन दिए गए। तो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो आपका एब्सिसिक एसिड है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। अब ये पौधों में तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों जाना जाता है कि ये क्या करता है कि अगर जब पौधों को तनाव का मतलब क्या है कि जब पौधे नॉर्मल कंडीशन में ना हो, उनकी जो पर्यावरण की स्थिति है वो नॉर्मल ना हो, जैसे सूखा पड़ जाए या ज़्यादा कोल्ड हो जाए, उस कंडीशन में क्या रहता है
ये क्या करता है, ये सूखा, ठंड और अन्य तनाव की स्थिति में पत्तियों के झड़ने, रंध्र बंद करने और बीज विराम को नियंत्रित करता है, सीड डोर्मेंसी को कंट्रोल करता है, लीफ एब्सिशन को कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है और इसको एंटी जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका ये पूरा केमिकल चार्ट, फ्लो चार्ट दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, एब्सिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, तो काली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों आप ये समझ के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन कम से कम क्रांति से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो वो कोई भी हो सकता है। ऑप्शन में बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन में है पेट्रोलियम प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन। तो इसका तो फिलहाल जो ब्लैक रेवोल्यूशन है वो पेट्रोलियम से संबंधित होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको आप बता दिया है, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम उत्पादन से। और ग्रीन रेवोल्यूशन वो खाद्यान्न से, सफ़ेद क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मत्स्य और गुलाबी मुर्गी पालन से, और गोल्डन रेवोल्यूशन फल सब्जी उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी आपके लिए मेंशन कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है, जो ब्लैक रेवोल्यूशन है रिलेटेड विद पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोकोआ के प्रोडक्शन से, और गोल्डन फाइबर मतलब सुनहरे रेशे किसका है, जूट प्रोडक्शन। गोल्डन रेवोल्यूशन वो है रिलेटेड विद ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी एंड फ्रूट प्रोडक्शन। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फलों के उत्पादन से। हरी क्रांति या हरित क्रांति एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से, जिससे आपका धान गेहूं हो गया। और ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो ये फर्टिलाइजर से संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन अनियन एंड प्रॉन से, अनियन प्याज और प्राण झींगा मछली के उत्पादन से। रेड रेवोल्यूशन किससे है, मीट से संबंधित है, टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन इंटेंटेड फॉर ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ, मतलब ओवरऑल सेक्टर को कवर करता है एग्रीकल्चर के, तो वो कौन सी रेवोल्यूशन जानी जाएगी, एवरग्रीन के नाम से। फिर आता है राउंड रेवोल्यूशन, तो वो आता है रिलेटेड विद पोटैटो प्रोडक्शन। तो आप इसको एकदम स्टार बना के इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट वही है कि बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो आप उसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज एंड एटीपी ओनली। तो दोस्तों जो ये एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है वो पायरुविक एसिड होता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस है एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का अपघटन होकर दो अणुओं में पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है। यह प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें 2 एटीपी और 2 एनएडीपी उत्पन्न होते हैं। अब आपको यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है वो समझिए कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 बनेंगे, किसके, पायरुविक एसिड के। और ये कहाँ प्रोसेस होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें 2 एटीपी और 2 एनएडीएच उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द सेल थियरी। तो सेल थियरी किसने दी थी, जिसको हिंदी में कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। इसका प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था। ऑप्शन में है स्लीडन एंड सॉन, वाटसन एंड क्रेक, डार्विन, लेमार्क, मेंडल एंड मॉर्गन। तो आपको पता होगा मेंडल मॉर्गन तो होंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया था। ठीक है, और वाटसन क्रिक ने क्रोमोसोम पे काम किया था, ये भी नहीं होंगे। डार्विन और लेमार्क इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन और एक्वायर्ड इनहेरिटेंस पे काम किया था, तो ये भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्लीडन एंड सॉन, जिसमें ये जो स्लीडन थे ये बॉटनिस्ट थे और सॉन क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, मैथियास स्लाइडन और थियोडर सॉन ने दिया था, ये इनका पूरा नाम है। टाइम भी यहाँ मेंशन कर रखा है 1838, इन्होंने प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे रुडोल्फ विर्को, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ओमनिस सेलुला एसेलुला, मतलब सभी कोशिकाएं कोशिकाओं से बनती हैं। तो ये चीज़ उसमें सेल थ्योरी में इन्होंने बाद में जोड़ दी। यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे, एक सेकंड गाइस, ये देखो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। 1665 में क्या किया, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को मतलब एब्जॉर्ब किया कॉर्क की सेल में माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको मतलब श्रेय दिया जाता है कि कोशिका की खोज का। फिर आए उसके बाद 1674 में वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सिंगल कार्ड ऑर्गेनिज्म। फिर स्नो, पास्चर, तो इस तरह से इसमें धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई और चीज़ें और क्लियर होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेड रॉट डिजीज अकर्स इन, तो पूछा गया कि रेड रॉट डिजीज किस में होता है वो बताना है, फसल का नाम पूछा गया है। ऑप्शन में व्हीट, पैडी, शुगर केन और मस्टर्ड। तो दोस्तों जो रेड रॉट होता है वो शुगर केन से संबंधित डिजीज है, तो वो शुगर केन में होगा। ये शुगर केन का बहुत ही फेमस डिजीज है, जिससे कि इसके उत्पादन में बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर आप सोल्यूशन में देख पा रहे होंगे कि ये गन्ने में होता है।
होता है क्या है रेड रॉट में, ये देखो आप यहाँ पर ये लाल लाल धारियां आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें लाल सड़न इसको बोलते हैं। लाल उसका क्या होता है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो फफूंद होता है, मतलब कवक से होता है। वो क्या है, कोलेटोट्राइकम फाल्काइटम की वजह से ये होता है। इस रोग में गन्ने के तने में लाल रंग का सड़न दिखाई देता है और भारत में गन्ने का सबसे विनाशकारी ये रोग देखा गया है। नेक्स्ट बात करें, और इसके लिए क्या होता है, एग्लोल और एरिटॉन से सीड ट्रीटमेंट किया जाता है शुगर केन का, तो कभी कभी वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, तो कोकोनट में खाया जाने वाला भाग कौन सा है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार ये, इसको तो डबल स्टार करके लिखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है मीजोकार्प, इंडोकार्प, एंडोस्पर्म, कॉटिलिडॉन। तो दोस्तों जो एडिबल पार्ट होता है कोकोनट का वो एंडोस्पर्म होता है, जो कि ये कैसे नेचर का होता है, ये 3N नेचर का है, तो इसको भी आप याद रखें, त्रिगुणित होता है। डायग्राम से इसको और अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, कोकोनट पाम दे रखा है, ये जैसे पूरा नारियल है जो आप बाहर से फ्रूट कोट देखते हैं, फिर इसके अंदर ये रेसे भरे रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोयर बोलते हैं, और इससे रस्सी भी बनाई जाती है। तो कोयर फाइबर किससे मिलते हैं, कोकोनट से मिलते हैं। फिर जैसे ही आप इसके थोड़ा अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेल मिलेगी जो बहुत ही, आपने देखा वो ब्राउन कलर से रहती है, जो नया रहता है उसमें ग्रीन कलर से, बट मोस्टली जब सूखता है तो ब्राउन कलर में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, इनर हार्ड सीड कोट ऑफ फ्रूट, फिर इसके अंदर सीड कोट होता है, और सीड कोट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ये व्हाइट फ्लेश, जो सफ़ेद गूदा देखने को मिलता है वो ये है। उसके बाद जब अंदर इसमें आएंगे जो लिक्विड ये भरा रहा है, ये क्या है, कोकोनट मिल्क, और यही लिक्विड फॉर्म में होता है एंडोस्पर्म के, ठीक है। तो जब सूखता है नारियल तो बाद में जो आप खाते हैं वो भी एक तरीके से क्या होता है, यही जो इसका वाटर है, कोकोनट मिल्क है, यही सूख जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या है दोस्तों, ये एंडोस्पर्म है इसका। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, तो पर्णहरित बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है। यहाँ पर फॉर्मेशन पूछा गया है, तो आप बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करके चलिए। फॉर्मेशन में दोस्तों आयरन रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमने डेफिशिएंसी भी मेंशन कर रखी है, नाइट्रोजन की, आयरन की, पोटेशियम की। सॉइल साइंस वाला जब लेक्चर कराएंगे सारा कुछ अच्छे से कवर करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है, तो किसकी वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में अल्टरनेरिया सोलेना है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, पक्सिनिया ग्रैमिनिस और राइजोबियम। तो लेट ब्लाइट पूछा गया है, तो लेट ब्लाइट होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस की वजह से, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे दोस्तों अल्टरनेरिया सोलेना है, इससे अर्ली ब्लाइट होता है। इससे क्या होता है, इससे अर्ली ब्लाइट पोटैटो में देखने को मिलती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। पक्सिनिया से क्या होता है, ये व्हीट रस्ट में, व्हीट रस्ट के लिए कॉज करता है ये। और जो राइजोबियम होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। बट यहाँ पर पूछा गया था लेट ब्लाइट, तो लेट ब्लाइट ये फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। आपको इसकी ट्रिक बता दें याद कैसे करना है। तो जैसे अल्टरनेरिया ए पहले आ रहा है और अर्ली ब्लाइट, तो अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया आप ऐसे याद रख सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो हाँ आप यहाँ पर ये देख सकते होंगे इस तरह से ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंद भी खराब हो जाता है, स्टेम भी खराब हो जाता है, ठीक है। ये एक जल फफूंद होता है, वाटर मोल्ड होता है, ओमाइसीट्स से इसका प्रोडक्शन रहता है, जो पत्तियां और तनों पर गहरे भूरे धब्बे बनाते हैं। और आयरलैंड में 1845 में इससे भयंकर अकाल पड़ा था। तो ये आयरिश फेमाइन पूछा जाता है दोस्तों, आयरिश फेमाइन। तो आयरिश फेमाइन किसकी वजह से होती है, हुई थी, इसकी वजह से हुई थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। टाइम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, एक यहाँ पर प्रोसेस पूछी गई क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन में है पैकिटीन, लेप्टोटीन, डेप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पर बताना था क्रॉसिंग ओवर किस में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है दोस्तों वो पैकिटीन में होता है, जो प्रोसेस होती है मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट में देखने को मिलती है हमें। तो ये आपको याद रखना। इसमें होता क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, जिससे क्या देखने को मिलता है, हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिससे वेरिएशन आते हैं नई पीढ़ी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है,
तो स्पेशली पूछा गया था कि कहाँ होती है क्रॉसिंग ओवर, तो म्योसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन की स्टेज पर ये होती है। यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है लेप्टोटीन है, जाइगोटीन, पैकेटीन, डेप्लोटीन और डाइकाइनेस, तो इसे आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है विटामिन B1, B6, BC, विटामिन सी और विटामिन B12। तो अगर आपको इनके केमिकल नेम याद हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो जो विटामिन B12 होती है इसका नाम ही है साइनोकोबालामिन, तो उसके नाम में कोबाल आ रहा है, तो मीन इसमें कोबाल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर B12 राइट होगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट से पहले इसको एक बार देख लेते हैं। तो जो B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये एकमात्र विटामिन जिसमें धातु तत्व होता है और जो कि आरबीसी बनाने, तंत्रिका तंत्र के कार्य और डीएनए के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर हमने कुछ इसके सोर्स रखे हुए हैं, कहाँ से मिल सकता है ये, तो लिवर से, और ये क्लैम से, पोल्ट्री से, ठीक है, बीफ से, और ये 4-5 चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अकेली विटामिन, इसमें धातु तत्व है क्योंकि कोबाल्ट एक मेटल है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोल्डन राइस इज रिच इन, तो गोल्डन राइस में कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है वो बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो पहले तो है आयरन, विटामिन सी, प्रोटीन और बीटा कैरोटीन। तो स्पेशली यहाँ पर ऑप्शन को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, तो गोल्डन राइस में जो है बीटा कैरोटीन ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो बीटा कैरोटीन है दोस्तों वो क्या है, ये विटामिन ए की प्रीकर्सर होती है, ठीक है, ये विटामिन ए की क्या है, प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर ऑफ, एक सेकेंड, जो बीटा कैरोटीन होती है दोस्तों, इसको इस टाइप से लिखते हैं, बीटा कैरोटीन, ये जो है विटामिन ए की क्या होती है, प्रीकर्सर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको एक बार देख लेते हैं। इस टाइप से रहता है गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस की खोज क्यों करेगी, तो इसमें इतने मॉडिफिकेशन क्यों किए गए, क्योंकि जैसे होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो डेली डाइट है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनमें बायोफोर्टिफिकेशन करके इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐड किए गए। तो ये राइस में ही, मतलब आप जो नॉर्मल डाइट लेंगे उससे ही आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा कदम था जेनेटिक इंजीनियरिंग के दुनिया में। तो गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन या विटामिन प्रीकर्सर में समृद्ध है। यह एक जीएमओ है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म चावल है, जिसमें डैफोडिल और बैक्टीरिया से जीन डाले गए हैं। डैफोडिल एक प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट और बैक्टीरिया से जीन डाले गए, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस, जो रतौंधी होती है, उसकी समस्या को कम करने के लिए विकसित किया गया था। मीन्स विटामिन ए आपको डायरेक्ट डाइट के माध्यम से मिल जाए। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, तो अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो ऑप्शन में है डिनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोस्तों जो अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा था, अमोनिया क्या है, NH3, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 1 नेगेटिव। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दी। तो इसके बारे में बताना कि ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। अब यही अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इधर से इधर कर दें, तो ये डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, और इधर से इधर तो नाइट्रिफिकेशन है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन को एक बार और समझ लेते हैं कि अमोनिया को पहले किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में। ये आपको मैं एक बार बता भी चुका था, फिर एक बार देख लेते हैं। तो NH3 से क्या बनेगा आपका, NO2, ठीक है। और इसमें एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजिनेज होता है। और ये असल में पहले NH4, NH3, NO2 1 नेगेटिव, फिर NO3 1 नेगेटिव, ये प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। और बैक्टीरिया की बात करें तो नाइट्रोसोमोनास, इधर नाइट्रोबैक्टर, फिर आपकी अमोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक प्रोसेस देख सकते होंगे, डायग्राम हमने मेंशन कर रखा है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का, किस तरह से होता है। तो हवा में जैसे नाइट्रोजन रहती है पहले से ही, तो उसमें क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है तो उसमें कुछ नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, और वो किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर डायरेक्ट सॉइल में मिल जाती है। दूसरा क्या है, इसमें मतलब इसका विघटन होता है बैक्टीरिया के माध्यम से, तो उससे भी हो जाता है। जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं प्लांट्स के, जो लेग्यूम्स होते हैं, तो वो भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जब बारिश हुई, लाइटनिंग हुई, तो उसमें जब लाइटनिंग से केमिकल रिएक्शन होता है, तब ये
मतलब यहाँ पर भी फिक्स हो जा रही है। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जो भी घास वास इन्होंने खाई, उसके बाद इनका डिकम्पोजिशन हुआ, उससे क्या, उससे अमोनिया बनी, अमोनिफिकेशन प्रोसेस हुई, तो अमोनियम से क्या बना, अमोनियम से नाइट्राइट बना, और नाइट्राइट से क्या बना, फिर नाइट्रेट बना। कुल मिला के आपको इस फॉर्म में नाइट्रोजन लानी होगी, उसके बाद ही पौधे यूज कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया भी मेंशन कर रखे हैं, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, थियोमार्कियोटा है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोकोकस है, तो ये सारे बैक्टीरिया भी इसमें काम करते हैं। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना था कि कौन सी प्रोसेस इसका नाम है। तो आपका एग्जाम जिस लेवल का है यूजी के बाद, तो इतना ही पूछेंगे कि नाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रिफिकेशन में क्या डिफरेंस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। तो पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? ऑप्शन में एपिडर्मिस, कैम्बियम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम। तो पहले समझते हैं द्वितीयक वृद्धि क्या होती है। द्वितीयक वृद्धि होती है जो उनकी मोटाई और चौड़ाई होती है उसमें वृद्धि होना, वो है द्वितीयक वृद्धि। और प्राथमिक वृद्धि क्या होता है? पौधों की लंबाई बढ़ना, ठीक है। अगर पौधे लंबाई में बढ़ रहे हैं तो ये आपकी प्राइमरी ग्रोथ है, और अगर इनकी मोटाई बढ़ रही है पौधों की, ठीक है, तो वो क्या है? आपकी सेकेंडरी ग्रोथ है। तो यहाँ पर पूछा गया था सेकेंडरी ग्रोथ से संबंधित। तो दोस्तों सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है। कैम्बियम या जिसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा हम जूम इन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कैम्बियम देख रहे होंगे, कॉर्क कैम्बियम, यहाँ पर कैम्बियम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही हिस्सा जब इसमें सेल डिवीजन होता रहता है तो इसकी काफ़ी चौड़ाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले ये एकदम बाहर क्या है, एकदम पेरिडर्म है, जो छाल आप देख रहे होंगे, वहाँ पर लेंटिसेल्स भी पाई जाती हैं। कॉर्क है, कॉर्क कैम्बियम, फेलोडर्म, फ्लोएम रे, वस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी मेंडुलरी रे, प्राइमरी मेंडुलरी रे, फर्स्ट ग्रोथ रिंग। ये फर्स्ट ग्रोथ किसके लिए होती है? लंबाई के लिए, प्राइमरी जाइलम। बाकी आप ये मतलब जो ये डायग्राम है ये बाहर से अंदर की ओर की, जैसे इसमें अगर देखें ना तो इस साइड से, तो इस तरह से वर्टिकल यहाँ पर काट के रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ बरसीम इज। तो साइंटिफिक नेम क्या है बरसीम का, वो बताना है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो मेडिकेगो सटाइवा, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, सिसरेराइटिनम, और ये लेंस क्यूलिनाइरिस। तो बरसीम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। ये जो मेडिकेगो सटाइवा सतावर का नाम है, सिसरेराइटिनम इस चना का है, और लेंस क्यूलिनारिस ये लेंटिल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो आपको बता दिया ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ये बरसीम का पौधा आप देख सकते हैं, और ये भी एक नाइट्रोजन स्थिरीकृत करने वाली एक फसल है जिसको ज़्यादातर चारे ग्रुप में यूज करते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा विच प्लांट हार्मोन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। तो पहले समझते हैं सीड डोरमेंसी क्या है। तो दोस्तों होता है क्या है कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई होने के बाद सीड के अंदर, सीड कुछ दिनों तक अपनी जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनको बंद करके रखता है, और उसमें कोई जर्मिनेशन देखने को नहीं मिलता है जब तक वो डोरमेंसी कंप्लीट ना हो जाए। तो कुछ हार्मोन होते हैं जो इसको बनाए रखते हैं, और कुछ हार्मोन इसको तोड़ देते हैं। तो जैसे मान लो सोइंग करनी है हमें और वो उसकी सीड डोरमेंसी नहीं टूटी है, तो केमिकल का यूज करके सीड डोरमेंसी तोड़ देते हैं, तो सीड वो जो है जर्मिनेशन के लिए एक्टिव हो जाता है। तो इसमें पूछा गया, स्पेशली आप क्वेश्चन देखिए, ब्रेक्स कौन रोकता है, कौन तोड़ता है इसको? तो ABA, एथिलीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जिब्रेलिन एसिड या जिब्रेलिक एसिड। पता क्यों? हमने अभी बीच में पढ़ा था कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, तो स्ट्रेस के लिए एब्सिसिक एसिड था, और सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए वो कौन सा है? जिब्रेलिन पे। तो जिब्रेलिन को हम एंटी एब्सिसिक और एब्सिसिक को एंटी जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जर्मिनेशन के लिए प्रेरित करता है, ये सीड डोरमेंसी को तोड़ देता है। तो होता क्या है कि जैसे पानी अंदर गया इसमें सीड के अंदर एम्बिबिशन के थ्रू, ठीक है, तो उस पर क्या हुआ कि पहली प्रोसेस में क्या हुआ, H2 एंटर्स द सीड, सीड एंटर किया, फिर एम्ब्रियो सिंथेसिस जिब्रेलिन, तो एम्ब्रियो ने क्या किया, जिब्रेलिन को सिंथेसाइज किया, जिब्रेलिन बनाया। और जिब्रेलिन जब बन गया तो जिब्रेलिन ने क्या किया, जिब्रेलिन ने जो है सिंथेसिस ऑफ एमाइलेज, यहाँ पर एमाइलेज में कन्वर्ट हुआ, एमाइलेज बनाया। और एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च कन्वर्ट करता है किसमें, माल्टोज में। माल्टोज क्या होती है, शुगर होती है। एमाइलेज हाइड्रोलिसिस स्टार्च इन एंडोस्पर्म टू माल्टोज, तो स्टार्च को इसमें कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, और माल्टोज से ग्लूकोज में हो, बाद में इसी ग्लूकोज को यूज करके सीड जो जनरेट कर जाता है और उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा गया था कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है। ऑप्शन में न्यूरॉन, एल्वियोलाई, नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस। तो दोस्तों जो न्यूरॉन होते हैं वो तो तंत्रिका का है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये नहीं होगा।
एल्वियोलाई ये लंग्स में होते हैं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका नेफ्रॉन। इसका यहाँ पर हम डायग्राम भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो नेफ्रॉन में क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल और पीसीटी देखने को मिलती है, हेनले का लूप देखने को मिलता है और दूरस्थ कुंडलित नलिका भी देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने इसका फुल डायग्राम दे रखा है नेफ्रॉन का, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सेलेक्टिव 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इनको हमने डिटेल यहाँ पर समझाया, एक्सप्लेन किया। बाकी इस तरह के और भी लेक्चर अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको प्रॉपर लेक्चर यहाँ पर मिलते रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम जल्दी ही लाने वाले हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक्चुअल में आइडिया लग जाए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आप यकीन मानिए कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं लगभग लेवल यही मिलता है वहाँ पर पेपर का, इससे थोड़ा कम ही मिल सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप प्रैक्टिस सेशन देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है यूपी कैट के लिए, जो कि सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का ही नहीं, उसके बाद भी आपकी जो भी प्रोसेस होती है काउंसलिंग से लेकर सारा सीट सिलेक्शन, चॉइस फिलिंग, उससे संबंधित सारे डाउट भी आपके दूर किए जाएंगे। तो आप वो जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।